संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम वर्गाचार्य और वर्गाकार के बारे में पढ़ चुके थे कि वर्गाचार्य कौन होता है। वर्गाचार्य किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता को क्या कहते हैं? वर्गाचार्य। किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता को क्या कहा जाता है? वर्गाचार्य। ठीक है। अब देखो, आज पढ़ेंगे हम, आज हमारा टॉपिक होगा किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माण के कार्य के स्तर। किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माण के कार्य के स्तर। देखो, किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माण के कार्य के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है वैचारिक धरातल। कौन सा होता है? वैचारिक धरातल। ठीक है। दूसरा होता है शाब्दिक धरातल। कौन सा होता है? शाब्दिक धरातल। फिर तीसरा होता है अंकन। क्या होता है? अंकन। देखो, वैचारिक धरातल को बोलते हैं आइडिया प्लेन, शाब्दिक धरातल को बोलते हैं वर्बल प्लेन और अंकन को बोलते हैं नोटेशन। ये तीनों किसने दिए थे? ये दिए थे रंगनाथन ने। किसने दिए थे? रंगनाथन के द्वारा सर्वप्रथम किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्माण कार्य के कितने धरातल दिए गए थे? 3 धरातल दिए गए थे, या 3 स्तर मान लो, वो दिए गए थे। सबसे पहला आता है वैचारिक धरातल। देखो, बात करते हैं वैचारिक धरातल। देखो, वैचारिक धरातल क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति किसी वर्गीकरण पद्धति का अगर कोई निर्माण करता है तो उसके लिए वह सबसे पहले विचार करता है कि इस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कैसे किया जाए। तो जिस प्रकार रंगनाथन ने कॉलन क्लासिफिकेशन का जो निर्माण है वो एक लंदन के एक स्टोर से मैकेनोसेट को देखकर कॉलन क्लासिफिकेशन के निर्माण का विचार किया था। तो वो क्या है? एक प्रकार का वैचारिक धरातल। रंगनाथन ने लंदन के एक स्टोर के अंदर मैकेनोसेट को देखा और देख करके कॉलन क्लासिफिकेशन के निर्माण का एक विचार किया, तो वो है वैचारिक धरातल। फिर आता है शाब्दिक धरातल। मतलब जब विचार करने के बाद में उन्होंने बुक के अंदर उनको अपने शब्दों में लिखा, अपने शब्दों में व्यक्त किया, तो वो होता है शाब्दिक धरातल। फिर आता है अंकन। उन शाब्दिक धरातल, उन लिखे हुए शब्दों को निश्चित प्रकार के कूट यानी कोड प्रदान करना ही क्या कहलाता है? अंकन कहलाता है। मतलब अंकन क्या होता है? देखो, अंकन की परिभाषा क्या होगी? किसी वर्गीकरण पद्धति में उपयोग किए गए चिन्हों को, अंकों को, संख्याओं को क्या कहते हैं? अंकन कहते हैं। या किसी वर्गीकरण पद्धति में किन्हीं शब्दों के लिए उपयोग किए गए कूटों को या किसी भी प्रकार के कोड्स को क्या कहते हैं? अंकन कहते हैं। देखो, अंकन की आवश्यकता। देखो, सर्वप्रथम अंकन की आवश्यकता है वो किसने महसूस की थी? मेलविल ड्यूई ने अंकन की सर्वप्रथम आवश्यकता महसूस की थी। कब की थी? 1876 में। 1876 में उन्होंने एक पद्धति बनाई थी DDC, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो ग्रंथालय वर्गीकरण पद्धति है, उसका निर्माण किया था। उसका निर्माण करने के लिए उन्होंने अंकन बनाया था। उन्होंने अंकन के रूप में 0 से 9 इंडो अरेबिक संख्याओं का प्रयोग किया था। इंडो अरेबिक संख्याओं का प्रयोग किया था। DDC के अंदर एक परीक्षा में भी आ सकता है कि ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन में अंकन के रूप में किन चिन्हों का प्रयोग किया गया? तो किन का प्रयोग किया गया? इंडो अरेबिक संख्याओं का। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है अंकन के प्रकार। क्या आती है? अंकन के प्रकार। देखो, अंकन के प्रकार। देखो, अंकन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शुद्ध अंकन और एक होता है मिश्रित अंकन। एक तो होता है शुद्ध अंकन और एक होता है मिश्रित अंकन। देखो, बात करते हैं शुद्ध अंकन की। तो शुद्ध अंकन क्या होता है? एक ऐसा अंकन जिसमें एक ही प्रकार के चिन्हों का, प्रतीकों का, संख्याओं का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? शुद्ध अंकन। देखो, नाम से स्पष्ट है, शुद्ध अंकन। ऐसा अंकन जिसमें एक ही प्रकार के चिन्हों का, संख्याओं का या अंकों का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? शुद्ध अंकन। अब देखो, शुद्ध अंकन की प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी है?
एक तो है डीडीसी, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन है, इसमें भी शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। एक है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है। और एक है राइडर्स क्लासिफिकेशन, कौन सी है? राइडर्स क्लासिफिकेशन। देखो शुद्ध अंकन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और राइडर्स क्लासिफिकेशन। शुद्ध अंकन क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के चिन्हों का, संख्याओं का, अंकों का प्रयोग किया जाता है, वो शुद्ध अंकन कहलाता है। शुद्ध अंकन की प्रमुख पद्धतियां हैं डीडीसी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और राइडर्स क्लासिफिकेशन। डीडीसी के बारे में आपको पता है, डीडीसी है, इसका पूरा नाम है ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन। 1876 में इसकी खोज हुई और किसने की? मेलविल ड्यू ने की। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, उसका निर्माण किया था चार्ल्स एमी कटर ने। किसने किया था? चार्ल्स एमी कटर ने किया था 1891 में, ठीक है। राइडर्स क्लासिफिकेशन, अब बात आती है राइडर्स क्लासिफिकेशन की। तो राइडर्स क्लासिफिकेशन है वो FM राइडर के द्वारा कब दी गई थी? 1961 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1961 में। और एक्सपेंसिव पद्धति कब दी गई थी? 1891 में, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित अंकन की। किसकी बात करते हैं? मिश्रित अंकन की। मतलब ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो मिश्रित अंकन के अंतर्गत आती है? तो मिश्रित अंकन की पद्धतियों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम लेंगे मिश्रित अंकन। मिश्रित अंकन, देखो मिश्रित अंकन परिभाषा वो नाम से स्पष्ट है कि जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की संख्याओं का, अंकों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? मिश्रित अंकन। अब मिश्रित अंकन कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है? देखो एक तो सीसी में, कोलन क्लासिफिकेशन में होता है, एक यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में, और एक होता है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन में। देखो मिश्रित अंकन के अंदर कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं? कोलन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं? कोलन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम मिश्रित अंकन की। तो मिश्रित अंकन में कोलन क्लासिफिकेशन के तौर पर, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन किसने दी? डॉक्टर SR रंगनाथन ने दी। डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ दिया। फिर इसके बाद यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने दी? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दी गई थी 1905 के अंदर। एक संस्था थी फेड संस्था थी, उसके दो साइंटिस्ट थे, हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन वो 1935 में दिया गया। कब दिया गया? 1935 में। किसने दिया? हेनरी ब्लिसस ने। किसने दिया? हेनरी ब्लिसस ने। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? मिश्रित अंकन, देखो मिश्रित अंकन क्या होता है? ऐसा अंकन जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अंकों का, संख्याओं का, चिन्हों का प्रयोग किया जाए, वो मिश्रित अंकन है। मिश्रित अंकन की पद्धतियां कोलन क्लासिफिकेशन है, यूडीसी और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। अब देखो एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आएगा वो मैं बताता हूँ। एग्जाम में प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां मिश्रित अंकन की नहीं है? मिश्रित अंकन की नहीं है, ध्यान। तो तीन तो ये दे देगा और चौथी इनमें से ये दे देगा, ये दे देगा, कोई सी भी एक दे देगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? अब मिश्रित अंकन की नहीं है तो पूछेगा तो तीन ये दे देगा और एक इनमें से दे देगा, तो कोई सी भी देगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें मिश्रित अंकन से के बाद बात करते हैं अंकन के गुण। किसकी बात करते हैं? कि अंकन के गुण, अंकन के क्या क्या गुण होने चाहिए उसकी हम चर्चा करते हैं। अंकन के गुणों में प्रमुख रूप से कई गुण होने चाहिए अंकन के। देखो अंकन के गुणों के अंदर हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? अंकन के गुण, अंकन के गुण, अंकन के गुणों की बात कर रहे हैं। देखो अंकन के गुण, ग्राह्यता, ग्राह्यता, सरलता, सरलता, सरलता,
अभिव्यंजकता, अभिव्यंजकता, स्मरणशीलता, स्मरणशीलता, सापेक्षिकता, क्या होता है? सापेक्षिकता, सापेक्षिकता के बाद में संश्लेषणात्मक, कौन सा है? संश्लेषणात्मक। देखो इनके गुणों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा अंकन का निम्न में से गुण है या गुण नहीं है। अगर ये पूछेगा कि अंकन का निम्न में से गुण नहीं है तो 3 तो कोई से भी दे देगा और 1 इनके अलावा दे देगा, ठीक है। देखो ग्राह्यता, ग्राह्यता क्या जी? देखो जिस प्रकार समय के अनुसार नए नए विषयों की भी उत्पत्ति होती है, तो अंकन ऐसा होना चाहिए कि जो नए विषयों को ग्रहण कर सके, नए विषयों को ग्रहण कर सके। अंकन का एक प्रमुख गुण होता है कि नए विषयों का क्या कर सके? ग्रहण कर सके। तो वो तो क्या होती है? ग्राह्यता। सरलता, अंकन ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने लिखने दिखने में क्या हो? सरल दिखे, आसानी से याद हो सके, ठीक है। तीसरी बात आती है अभिव्यंजकता। देखो अभिव्यंजकता एक अंकन का प्रमुख गुण है। 2-3 गुण हैं, उन पे स्पष्ट ध्यान देना। एक तो अभिव्यंजकता पे, एक स्मरणशीलता पे, एक संश्लेषणात्मकता के। ये 3 गुण तो अधिकतर क्या है एग्जाम में, क्योंकि यही देता है। एग्जाम में एक देगा अभिव्यंजकता, एक संश्लेषणात्मकता, एक दे देगा स्मरणशीलता और एक इनके अलावा दे देगा, ठीक है। तो अभिव्यंजकता का गुण क्या होता है कि अंकन एक इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें अंकन को देखते ही मालूम चले कि इसमें मुख्य वर्ग कौन सा है और उसके अधीन वर्ग कौन सा है, मुख्य वर्ग कौन सा है और मुख्य वर्ग के अधीन वर्ग कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीसी के अनुसार 2-3 नंबर है, 2-3 का क्या बनता है? एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या बनता है? एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। अभी अकादमिक लाइब्रेरी, तो इसमें 2 का मतलब तो है लाइब्रेरी साइंस। क्या है? लाइब्रेरी साइंस। और 3 का मतलब है अकादमिक। तो इसमें देखो मुख्य वर्ग दिख रहा है अलग है। मुख्य वर्ग तो कौन सा है? ये तो है मुख्य वर्ग और ये है इसके अधीन वर्ग। तो ये क्या है? इसका अभिव्यंजकता का गुण है। क्या है? अभिव्यंजकता का मतलब यह है कि अभिव्यंजकता का गुण ये होता है कि उसमें मुख्य वर्ग कौन सा है और मुख्य वर्ग के अधीन कौन सा वर्ग है, ये आसानी से हमें पता चलना चाहिए। फिर बात आती है स्मरणशीलता। क्या है? स्मरणशीलता। अब है स्मरणशीलता। स्मरणशीलता के अंदर अंकन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको याद करना आसान रहे। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स है, उसके अंदर जो फिजिक्स को कॉलम क्लासिफिकेशन में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो सी में जैसे 2 डायमेंशन होता है ना, 2 डायमेंशन है ना। तो 2 डायमेंशन के लिए कूट क्या होता है? 2 और 3, और 3 डायमेंशन के लिए कूट क्या होता है? 3। तो ऐसे मतलब क्या है कि ये स्मरणशील हो, मतलब याद आसानी से हो, उनका क्रम आसानी से पता चले। फिर आता है सापेक्षिकता। सापेक्षिकता का मतलब होता है कि जिस प्रकार से टाइटल या किसी ग्रंथ या किसी विषय में पदों की संख्या बढ़े, उस प्रकार से अंकन में अंकों की संख्या में भी क्या होती है? होनी चाहिए अंकों की संख्या में, अंकों में वृद्धि। मतलब अगर किसी ग्रंथ के टाइटल में शब्दों की संख्या बढ़ती है, नए शब्द जुड़ते हैं, तो उसके अंकों में यानी उसके अंकन में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। अब देखना संश्लेषणात्मक। देखो इसका प्रश्न ऐसे आता है कि जो कॉलम क्लासिफिकेशन है उसमें इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। अब देखो पहली बात तो मैं बता दूं संश्लेषणात्मक क्या होता है। संश्लेषणात्मक ये होता है कि किसी भी टाइटल के अलग अलग टुकड़े करो और फिर टुकड़ों को आवश्यकता अनुसार जोड़ लो। मतलब टुकड़ों को अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना ही क्या है? संश्लेषणात्मक है, ठीक है। टुकड़ों को अलग अलग जोड़ना ही क्या है? संश्लेषणात्मक है। अब बात आती है संश्लेषण। अब देखो कॉलम क्लासिफिकेशन सीसी के अंदर इस संश्लेषणात्मक पद्धति का सर्वाधिक उपयोग हुआ। इसी कारण कॉलम क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? विश्लेषी संश्लेषणात्मक, विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति कहते हैं। संश्लेषणात्मक कॉलम क्लासिफिकेशन को विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति क्यों कहते हैं?
क्योंकि उनमें मुख्य मेन क्लास को PMEST इन 5 भागों में बांटा जाता है, फिर उनको अलग अलग योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अलग बांटा, अलग बांट कर वापस जोड़ दिया, तो वो क्या हो गई, विश्लेषी संश्लेषणात्मक। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि विश्लेषी संश्लेषणात्मक का सर्वाधिक गुण कौन सी वर्गीकरण पद्धति में व्याप्त। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है और आ भी सकता है। इसको गौर से ध्यान से देखना होगा कि विश्लेषी संश्लेषणात्मक क्या होता है। विश्लेषी संश्लेषणात्मक है वो कोलन क्लासिफिकेशन को कहते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन एक ऐसी पद्धति है जो विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति है। ठीक है, अंकन के गुण हो गए। इसके बाद हम अंकन से संबंधित या वर्गीकरण से संबंधित कुछ कथनों की बात करते हैं। किन की बात करते हैं? अंकन या वर्गीकरण से संबंधित कुछ कथनों की, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाली एग्जामों में मैं 100% विश्वास और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको बोल सकते हैं हम। महत्वपूर्ण कथन बात कर रहे हैं। देखो, पहला कथन है नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। शॉर्ट हैंड साइन ये किसने कहा था? E.C. रिचर्डसन ने। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, ये किसने कहा था? E.C. रिचर्डसन ने। फिर आता है दूसरा कथन, आता है रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन। ये किसने दिया था? E.J. कोट्स ने दिया था रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन। फिर आता है अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता अपितु नष्ट कर सकता है। ये बात किसने कही थी? हेनरी ब्लीसस ने कही थी। ये बात किसने कही थी? हेनरी ब्लीसस ने कही थी। अब अंकन के बारे में एक बात और है, वो कही थी वर्गीकरण में निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहते हैं। चिन्हों को क्या कहते हैं? अंकन कहते हैं। ये बात किसने कही थी? वर्गीकरण में निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहते हैं। ये बात कही थी मार्गेट मान ने। किसने कही थी? मार्गेट मान ने कही थी। ये बात कही थी मार्गेट मान ने कही थी। अब आती है अगली, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक बुक है। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रंथ की रचना किसने की थी? WCB सेयर्स ने। इसी कारण WCB सेयर्स को ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरणकर्ता। WCB सेयर्स को ग्रंथालय वर्गीकरण का क्या कहते हैं? व्याकरणकर्ता कहते हैं। WCB सेयर्स ने एक बात और कही थी, ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ है, जबकि ग्रंथालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है।
वर्गीकरण है। ये बात किसने कही थी? WCB सेयर्स ने। ठीक है, अब देखो इन कथनों को हम दोबारा से पढ़ते हैं। ये जो मैंने ये कथन लिखे हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत बार NVS है, KVS है और जो RPSC की लाइब्रेरी की एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में इनकी 100% संभावना है कि इन कथनों में से एक कथन जरूर आएगा। देखो पहला, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, ये किसने दिया था? EC रिचर्डसन ने। EC रिचर्डसन ने कहा था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन मतलब अंकन एक क्या है? संकेताक्षर है। क्या है? संकेताक्षर है या अंकन को आशुलिपिक अंकन, अंकन को आशुलिपिक अंकन। अगर एग्जाम में शॉर्ट हैंड साइन न मिले और उसकी जगह अगर आपको आशुलिपिक अंकन मिले तो वो बात भी किसने कही थी? EC रिचर्डसन ने कही थी। फिर बात आती है रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन। ये रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था? E.J. कोट्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। फिर कहा था अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता अपितु नष्ट अवश्य कर सकता है। अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता अपितु नष्ट कर सकता है। ये अवधारणा किसने दी थी? हेनरी ब्लिसस ने दी थी। फिर बात करते हैं वर्गीकरण में निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहते हैं। यह कथन किसने कहा था? मार्गेट मान ने। मार्गेट मान ने क्या कहा था? वर्गीकरण में निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहते हैं। ये क्या बात किसने कही थी? मार्गेट मान ने। फिर बात आती है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? एक बुक है, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक जो बुक है, जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा था? WCB सेयर्स ने। इसी कारण WCB सेयर्स को ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणकर्ता कहते हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणकर्ता किसे कहते हैं? WCB सेयर्स को कहते हैं। फिर अगला कथन है ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ। ध्यान से सुनना है, जो ये कथन बहुत बार आ चुका है परीक्षा के अंदर। ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ हैं, ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ हैं तथा ग्रंथालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है। ये कथन किसने कहा था? WCB सेयर्स ने। अब बात करें देखो रंगनाथन के बारे में। रंगनाथन ने भी अंकन के बारे में कुछ कहा था। रंगनाथन ने अंकन के बारे में कहा था कि किसी प्राकृतिक भाषा को क्रम सूचक अंकों की कृत्रिम भाषा में रूपांतरित करना ही अंकन। अगर कृत्रिम भाषा शब्द आए अंकन के संबंध में तो वो किसने कहा था? रंगनाथन ने कहा था। बाकी देखो इंपॉर्टेंट परिभाषा एक तो ये कि WCB सेयर्स ने कहा था कि ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ हैं, जबकि ग्रंथालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है। और एक ये जो रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन E.J. कोट्स है, ये अवधारणा भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और ये तो बहुत फेमस कथन है ही। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, EC रिचर्डसन। और शॉर्ट हैंड साइन के साथ ये ध्यान रखना कि अगर आशुलिपिक अंकन भी आए तो वो बात भी किसने कही थी? EC रिचर्डसन ने कही थी। इनके अलावा दो कथन और बच रहे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। एक कथन तो है रंगनाथन का, एक कथन तो किसका है? रंगनाथन का है, और एक कथन है EC रिचर्डसन का। EC रिचर्डसन के भी एक कथन हमने देख भी लिया है कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, मतलब अंकन को आशुलिपिक अंकन की अवधारणा किसने दी है? EC रिचर्डसन ने। ठीक है, EC रिचर्डसन ने एक कथन और बताया है कि ग्रंथों को ग्रंथालय में प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है। किस लिए संग्रहित किया जाता है? प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है। ग्रंथों को ग्रंथालय में प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है। उनकी व्यवस्था प्रयोगार्थ होती है। व्यवस्था क्या होती है? प्रयोगार्थ होती है तथा प्रयोग ही पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। प्रयोग ही पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य। मतलब EC रिचर्डसन ने एक कथन में कहा था कि ग्रंथों को प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रयोगार्थ है तथा प्रयोग ही ग्रंथालय वर्गीकरण का उद्देश्य है। ये कथन किसने कहा था? EC रिचर्डसन में। कथनों के बारे में सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, किसने कहा था? EC रिचर्डसन ने। रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन, ये इसका आविष्कार किसने किया? E.J. कोट्स ने। तो इसी प्रकार ग्रंथों को प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रयोगार्थ है,
प्रयोग ही ग्रंथालय वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। किसने कहा था? इस रिचर्डसन ने। अब बात आती है, एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा व्याकरण मतलब ऐसा कौन सा वर्गाचार्य था जिसने वर्गीकरण को तर्क संगत सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित किया। कि ऐसा कौन सा वर्गाचार्य था जिसने वर्गीकरण को तर्क संगत सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित किया? कौन थे ऐसे व्यक्ति? कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, जिन्होंने ग्रंथालय वर्गीकरण को तर्क संगत सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित किया।